Hello everyone, welcome to One Step Matters. This is lecture number 5 in which we are going to discuss Article 16. हम लोग आर्टिकल 16 में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं बेयर एक्ट में वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसमें एग्जाम के वक्त हम लोगों को बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस वक्त अगर आप लोग ऐसे थोड़ा सा देख करके भी चले जाइएगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। आर्टिकल 16 का अगर मैं बात करूँ तो वो उसकी टाइटल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि आर्टिकल 16 इक्वल्स टू आपके दिमाग में आना चाहिए ई ऑफ ओ। ई ऑफ ओ, आर्टिकल 16 इक्वल्स टू ई ऑफ ओ। ये क्या है ई ऑफ ओ? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बस इतना भी याद आ गया ना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, तो उसके आगे भी आना चाहिए, बस इससे ही काम नहीं चलेगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का बात कर रहा है आर्टिकल 16, लेकिन कहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाले मैटर्स में ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 इक्वल्स टू ई ऑफ ओ। ई ऑफ ओ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में, ठीक है। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का अगर मैं बात करूँ तो ये ई ऑफ ओ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का बात करता है इन मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा जब भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी। वो क्या वो ये बात कहाँ बोला गया है? आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में बोला गया है कि स्टेट जो होगा ना वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को स्टेट को इंश्योर करना है। जब भी बात आए गवर्नमेंट जॉब्स की, जब भी बात आए एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट का डेफिनेशन आप लोगों को मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। मैंने लेक्चर में कंप्लीट किया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट्स पे जो कि है, उसमें मैंने बताया है कि स्टेट के अंदर कौन कौन आएंगे, ठीक है। तो वो ये वाला जो स्टेट है इसका डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहती है? 16 क्लॉज 1 ने क्या कहा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा जब भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी, तो वहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। स्टेट जो है वो इंश्योर करेगा, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब भी बात आएगी 16 क्लॉज 2 की, तो वो क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन के खिलाफ। अब अगेंस्ट एनी सिटीजन, मैंने बार बार कितने सारे, मुझे लगता है कि अब तो मुझे रटा गया है बार बार बोलते बोलते कि ये मैंने पहले भी बताया है अपने आगे के लेक्चर्स में कि 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के पास हैं अवेलेबल। उसमें से क्या क्या था? 15 का डबल 30, उसके बाद था फिर 16, 16 से 16, ये रहा आर्टिकल 16 जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है, सिटीजन ऑफ इंडिया के पास है। फिर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29 क्योंकि 9 से मैंने याद करवाया है इस सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये 5, अब उसमें से एक हो गया आर्टिकल 16। तो ये क्या कह रहा है 16 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। स्टेट इंश्योर करेगी, स्टेट को ये देखना है, स्टेट को ये चीज़ मेंटेन करना है क्या कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो अगेंस्ट एनी सिटीजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। गवर्नमेंट जॉब्स की जब भी बात आएगी तो दो सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट। दो सिटीजन्स मतलब सिटीजन्स के बीच में, दो सिटीजन्स क्या मतलब सिटीजन्स के बीच में, एग्जांपल ले लो तो एक्स भी सिटीजन है, वाई भी सिटीजन है, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। जब भी बात आएगी अपॉइंटमेंट की, मतलब एक्स भी है गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, वाई भी है वो भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है आर्टिकल में, ये भी चीज़ याद रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब करके यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट जो होगी, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ। आ गई, आपने पढ़ा था ना 15 में कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था 15 क्लॉज 1 में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ था। वो 5 ग्राउंड्स थे वहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेशन की बात आई थी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। जब यहाँ पे बात आ रही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा किसी भी सिटीजन्स के बीच में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड्स तो वही आर्टिकल 15 वाले हैं। इसमें से 2 और जुड़ गए, इसमें 2 और क्या जुड़ गए? डिसेंट और दी रेसिडेंस, ठीक है, डिसेंट और रेसिडेंस, ये 2 ग्राउंड्स ये और जुड़ गए यहाँ पे आर्टिकल 16 में, ठीक है। 15 में 5 थे, यहाँ पे आकर के 7 हो गए टोटल।
डिसेंट और रेसिडेंस जुड़ गया, ठीक है। ये अब डिसेंट का क्या मतलब होता है? डिसेंट का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई अमेरिकन सिटीजन है, उसने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, ठीक है। अब वो इंडियन सिटीजन है, भले उसकी ओरिजिन जो है वो अमेरिका की है, वो अमेरिका से बिलोंग करता हो, ओरिजिनली उसकी ओरिजिन अमेरिका से जुड़ी हुई हो, तो इसका ये मतलब है कि ये जो अमेरिकन सिटीजन है, आपको पता होगा कि ये भी हमारे इंडिया में अगर ये सिटीजन है तो कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट के भी ऑफिस तक ये जा सकता है, एलिजिबल होगा ये सिटीजन, ठीक है, दैट सिटीजन ऑफ द अमेरिकन ओरिजिन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि स्टेट, अगर गवर्नमेंट ऑफिस की बात आएगी ना, तो अगर मान लीजिए कि ये अमेरिकन ओरिजिन वाला जो बंदा है उसको भी अगर गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है, तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो अमेरिकन है और ओरिजिन का, भले वो आज इंडियन सिटीजन है बट उस अमेरिका से बिलोंग किया करता था। ये इसका मतलब हो गया। डिसेंट का मतलब उसकी ओरिजिन के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ तब जब वो हमारे सिटीजन हुए तब, ठीक है। और रेसिडेंस के बेसिस पे भी नहीं होगा। आपको पता होगा कि अगर ये रेसिडेंस नहीं होता तो इतने सारे जो स्टेट्स हैं ये इसलिए किया गया, इंश्योर किया गया ताकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहे, इंडिया की यूनिटी हमारी बनी रहे इंडिया की। आपको पता होगा इंडिया जो है वो यूनियन है स्टेट्स का, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन नहीं होता ना कि रेसिडेंस एज अ कंडीशन नहीं, मतलब रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, तो कितने सारे स्टेट्स जो हैं आज भी मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के रेसिडेंसी वो जॉब लेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अफेक्ट पड़ता। हमारे जो ये आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी हम लोग जा सकते हैं, किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। तो ये सब अफेक्ट हो जाता अगर रेसिडेंस एज अ कंडीशन नहीं दिया होता कि इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपको पता होगा ना कि हम लोग भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि अगर मैं ही हूँ, मैं झारखंड से हूँ, अगर मुझे बीपीएससी देना है तो मैं बिहार का एग्ज़ाम दे सकती हूँ ना, बीपीएससी दे सकती हूँ बिहार वाला, या फिर कोई भी स्टेट का दे सकती हूँ। ये इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रख दिया है कि कोई भी मतलब स्टेट जो होगा ना वो इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब एक्सेप्शंस का बात करती हूँ मैं, ठीक है। एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 5, इस तरीके से करके ये सारे एक्सेप्शंस ही हैं। एक्सेप्शंस क्यों है ये हमारे आर्टिकल 16 से? आर्टिकल 16 में क्या कहा गया था कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को इंश्योर किया जाएगा जब भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी। अब आप 16 क्लॉज 3 पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है? Parliament may provide for residence as a requirement for certain public employment within a state or union territory। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए कोई स्टेट है या फिर कोई यूनियन टेरिटरी है, सबसे पहला बात आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है ना आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में, यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा हुआ है। इस तरीके से तो लिख सकते थे ना, इस तरीके से तो ये चीज़ लिखा हुआ सकता था ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते तो ये चीज़ यहाँ पे ये बोल सकते थे कि अगर कोई स्टेट है वो चाहे तो रेसिडेंस को एक प्री कंडीशन के तौर पे रख सकती है कोई सर्टेन स्पेसिफिक जॉब्स के लिए अपने स्टेट के अंदर या फिर अपने यूनियन टेरिटरीज के अंदर। नहीं, बट ये काम किसको दिया गया है? ये काम पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट माना गया कि वो ज़्यादा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एक्ट करेगी। वरना सारे स्टेट्स मांग करते हैं इस बात का कि नहीं नहीं, तो फिर हम भी रेसिडेंस को एज अ कंडीशन रख सकते हैं। इसलिए ये काम पार्लियामेंट को दिया गया है। आप लोग ये चीज़ याद रखिए, ये काम पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट में प्रोवाइड, पार्लियामेंट चाहे तो रेसिडेंस, अभी आपने पढ़ा 16 क्लॉज 2 में कि रेसिडेंस के बेसिस पे सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्सेप्शन है, इसलिए तो एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस एक प्री कंडीशन के तौर पे फॉर वहाँ पे फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए प्री कंडीशन के तौर पे रेसिडेंस एज अ रिक्वायरमेंट रख सकती है पार्लियामेंट, जैसे कि उन्होंने रखा भी है पार्लियामेंट ने। आंध्र प्रदेश में अभी ये लागू, आंध्र प्रदेश में कोई सर्टेन जॉब के लिए वहाँ का रेसिडेंट होना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है उस जॉब को पाने के लिए, उस पोस्ट को पाने के लिए, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट कर सकती है। अब मैं बात करूँ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की, तो ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है। रिजर्वेशन इन व्हाट? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या था? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 था वो कि रिजर्वेशन नहीं, 15 क्लॉज 5 था कि रिजर्वेशन की बात किया जा रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का बात किया गया था वहाँ पे, किसके लिए? फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ पे रिजर्वेशन का बात किया गया। 15 क्लॉज 5 में रिजर्वेशन का बात किया गया है इनके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का बात किया गया है।
यहाँ पे रिजर्वेशन का बात किया गया है गवर्नमेंट जॉब्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 16 जो है वो गवर्नमेंट जॉब से ही रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है 16 क्लॉज। तो ये जो रिजर्वेशन की बात की जाएगी 16 क्लॉज 4 के अंदर भी की जाएगी, तो वो गवर्नमेंट जॉब के रिस्पेक्ट में बात की गई है। क्या कि रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मैंने खुद से लिखा है, यहाँ पे वो इस प्रकार की वर्ड्स इस्तेमाल नहीं की गई, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है अपने से, ठीक है। रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन फेवर ऑफ एनी, अब किसके फेवर में ये बनेगी? आपने 15 का जब पढ़ा होगा, क्लॉज 4 क्लॉज 5 पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है? वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि जो स्टेट है ना वो परमिटेड है कि वो कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन, अगर मैं 15 क्लॉज 4 का बात करूँ तो स्टेट जो है वो परमिटेड है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन एंड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि किसके लिए रिजर्वेशन किया जाएगा, तो वो जो हमारा बेयर एक्ट है उसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन का इस्तेमाल किया गया है। रिजर्वेशन इन जॉब्स का अगर मैं बात करूँ, 16 क्लॉज 4 का अगर मैं बात करूँ, तो ये बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन में कौन कौन आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। इतना तो पता है कि इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आएंगी। ओबीसीज का लेकर के अब आगे मंडल कमीशन आएगा तो बात पता चलेगा, ठीक है। फिर रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन। इसी को प्रूव किया था मंडल कमीशन ने कि जो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, सिटीजन मतलब बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्या बात किया गया है 16 क्लॉज 4 में कि रिजर्वेशन होगी गवर्नमेंट जॉब्स में, किसके लिए? अगर मतलब किसके लिए, तो एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन के लिए रिजर्वेशन होगी। लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आप बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन से बिलोंग करते हो, बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो, तो स्टेट आपको रिजर्वेशन दे दे गवर्नमेंट जॉब में। नहीं, उसके साथ एक और कंडीशन है। क्या कि स्टेट के ओपिनियन में वो जो भी क्लासेस ऑफ सिटीजन थे, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थे स्टेट के ओपिनियन में। तब तो वो दो कंडीशन, 16 क्लॉज 4 जो है वो दो कंडीशंस की बात करती है। जब भी रिजर्वेशन की बात आएगी गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो दो कंडीशंस क्या है कि सबसे पहला बात, तो अगर रिजर्वेशन देना है तो जिसको भी देना है वो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन से बिलोंग करने चाहिए। दूसरा, वो जो भी क्लासेस होंगे सिटीजन्स के, जो भी होंगे वो लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट के ओपिनियन में, इन दी ओपिनियन ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूँ मंडल कमीशन की, तो जनता गवर्नमेंट के द्वारा मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1979 में, ठीक है। 1979 में मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था, और मंडल कमीशन ने क्या कहा था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स होने चाहिए ना वो रिजर्व होने चाहिए ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स के लिए। क्यों अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स? मंडल कमीशन ने ये प्रूव किया था कि ये जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स हैं, वो हमारे पॉपुलेशन के एक मेजर चंक को फॉर्म करते हैं, और वो लोग बहुत ही बैकवर्ड भी हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव करते हुए मंडल कमीशन ने डिमांड किया था कि मतलब रिकमेंड किया था कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसीज के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में। अब बात आती है इंदिरा साहनी केस की। अगर मैं थोड़े से इसको पीछे लेकर के जाऊँ, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था इसको पूरी हिस्ट्री लिखने के लिए, तो आप लोग बट इस तरीके से याद रखिएगा कि 1990 में, बट ये जब रिकमेंड किया गया था ना, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा वो बात, इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस वक्त। फिर वीपी सिंह का गवर्नमेंट आया और उन्होंने इस चीज़ को अलाउ कर दिया कि हाँ ये जो है अब से लागू हो जाएगा। मंडल कमीशन ने जो कहा था कि 27% जॉब्स अगर होने चाहिए रिजर्व ओबीसीज के लिए तो वो होंगे, 1990 से अलाउ कर दिया था वीपी सिंह गवर्नमेंट ने। फिर नरसिम्हा जी की सरकार आई, ठीक है। और एक मिनट, हाँ, नरसिम्हा जी की जब सरकार आई थी, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी हम लोग रिजर्वेशन देंगे 10% का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए देंगे। फिर ये सब चल रहा था, ये सब हो रहा था, ठीक है। इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके सब कर रहे थे, 16 क्लॉज 4 का इस्तेमाल करके सरकारें अपनी अपनी तरफ से रिजर्वेशन दिए जा रही थी। फिर एक केस आया, इंदिरा साहनी केस, जिसको हम लोग मंडल केस भी कहते हैं, ठीक है, 1992 में हुआ, और ये एक 9 जज बेंच केस था, ठीक है। वहाँ पे 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ करके वो फैसला सुनाए थे इंदिरा साहनी केस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जब भी रिजर्वेशन का बात आता है, ठीक है, जब भी रिजर्वेशन का बात आता है गवर्नमेंट जॉब्स। तो इंदिरा साहनी केस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि ये नरसिम्हा जी का सरकार आया था 1991 में, और नरसिम्हा जी की सरकार ने क्या कहा कि जब रिजर्वेशन ओबीसीज को मिल रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा था,
जनरल कैटेगरी की तरफ से कि नहीं इस तरह से कैसे ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया, तो हम लोग मतलब जनरल कैटेगरी वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो वो सबको देखते हुए जब नरसिम्हा जी की सरकार आई तो नरसिम्हा जी की सरकार ने बोला था कि 10% रिजर्वेशन रहेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इंदिरा साहनी केस में, बोला कि ये जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी रिजर्वेशन की बात आएगी तो उसके लिए कंडीशन क्या बोला गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए। ठीक है, जब भी स्पेशल प्रोविजन का अगर मैं बात करूँ 15 क्लॉज 4 आप देखोगे तो 15 क्लॉज 4 में क्या कहा गया है कि जो रिजर्वेशन मतलब जब भी स्टेट को कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं, बट वो किसके लिए बना सकती है? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स हो गए उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर दिया गया है कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर हो, इकोनॉमिकली पुअर हो, तब आपको रिजर्वेशन दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये गलत होगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्या क्या इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, वो है सोशल और एजुकेशन। आपके सोशल बैकग्राउंड को, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को देख के बनाया जा सकता है, लेकिन आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देख के नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। फिर अगर मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, ये जो ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो उसको वैलिड कहा। ठीक है, 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वही सेम कहना है कि ये जो उनको रिजर्वेशन दिया गया है वो इस चीज़ को ध्यान में रखते दिया गया है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वैलिड रहा। अब क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये ओबीसीज जो है ना, वो उनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसीज में भी कुछ क्लासिफिकेशन होगी। किस बेसिस पे? क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा जाएगा ओबीसीज का भी। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन 27% जो रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब्स में, वो पूरे ओबीसीज को देखते हुए नहीं दिया जाएगा। ओबीसीज में भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन क्रीमी लेयर है, कौन नॉन क्रीमी लेयर है, और ये जो रिजर्वेशन वाली बेनिफिट है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनके लिए होना चाहिए। फिर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कि ये जो रिजर्वेशन है ना, इन प्रमोशन इज नॉट कवर्ड बाय आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि ये जो रिजर्वेशन है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये रिजर्वेशन की बात की जा रही है जब अपॉइंटमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट ने 16 क्लॉज 4 को उस वक्त इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि ये जो 16 क्लॉज 4 है वो सिर्फ और सिर्फ जब आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करोगे तो अपॉइंटमेंट तक ही सीमित है। ठीक है, अपॉइंटमेंट तक ही सीमित है 16 क्लॉज 4। वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट तक आपको रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है, उसके आगे प्रमोशन के लिए 16 क्लॉज 4 नहीं बोलता है, एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इंदिरा साहनी केस में कि सुप्रीम कोर्ट का ये चीज़ मानना था कि 16 क्लॉज 4 जो है वो अलाउ नहीं करता है फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 16 क्लॉज 4 अलाउ नहीं करता। अभी हम लोग आगे देखेंगे सरकार ने फिर क्या इसका एक्शन लिया। फिर एक और चीज़ इंदिरा साहनी केस में बोला गया, क्या? 50% सीलिंग फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, आप लोग को रिजर्वेशन देना है, आप लोग दो, लेकिन 50% सीलिंग होगा रिजर्वेशन में। फॉर एग्जांपल अगर किसी सरकारी जॉब का एक वैकेंसी निकला है तो 100 सीट्स है उसमें, तो सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स ही आप लोग रिजर्व कर सकते हो ये सोशल ये यानी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स ही रिजर्व होंगी अगर 100 की वैकेंसी है, तो ये है 50% सीलिंग। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं करोगे। ये इंदिरा साहनी केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर और क्या कहा गया था? कैरी फॉरवर्ड रूल। ये क्या था? बैकलॉग वैकेंसीज में कैरी फॉरवर्ड रूल। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैरी फॉरवर्ड रूल का ये मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि 100 की, जैसे मैंने बताया 100 का वैकेंसी निकला है एक सरकारी जॉब के लिए, 100 सीट्स की वैकेंसी निकली है, बट जो रिजर्व किया गया था वो 50% सीलिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया। मान लीजिए आज 50% को ध्यान में रखते हुए कर दिया गया था, तो 50 सीट्स रिजर्व थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 सीट्स ही भरे। ठीक है, सिर्फ 40 सीट्स ही भरे, 10 सीट्स बच गए। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? कैरी फॉरवर्ड रूल होगा। ठीक है, तो ये 10 जो होंगे वो नेक्स्ट ईयर जब फिल किया जाएगा, ये वैकेंसीज जब भी आएंगी, ठीक है, तो वो जब भी ये वैकेंसीज आएगी नेक्स्ट ईयर, तो उसमें ये 10 सीट्स को ले आया जाएगा। और मान लीजिए फिर से 100 आया, फिर से 100 सीट्स का वैकेंसी आया नेक्स्ट ईयर मैं बात कर रही हूँ, फ्यूचर में, तो वो 100 सीट की जो वैकेंसी आई है ना, ये 10 सीट्स तो उधर से आ गई थी, तो उसको मिला करके उस पर फिर 50% का सीलिंग लग जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो।
ये इसका ये मतलब था कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। वो जो 10 सीट्स वहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व थी, तो अब जो ये 100 की वैकेंसी आई है सिर्फ अब 40 ही रिजर्व रहेगी। क्यों? क्योंकि 10 तो यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया, अब सिर्फ 40 रिजर्व करो सीट्स जो होंगे, अब सिर्फ 40, ताकि वो 50% से ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि अगर अब नेक्स्ट ईयर सरकार सरकार अगर ये करेगी कि वो जो 100 सीट्स आई है अगर उसमें से 50 कर दी रिजर्व, 50% सीलिंग को ध्यान में रखते हुए, तो वो 10 कहाँ जाएगी? और अगर वो 10 को ऐड किया तो वो 60 हो जाएगा, जो कि 50% सीलिंग को एक्सीड करेगा। तो यही था कैरी फॉरवर्ड रूल कि ये काम नहीं होना चाहिए, आप कैरी करो, फॉरवर्ड कर दो, ये सब चीज़। फिर और क्या था इसमें, कुछ छूट रहा है? हाँ, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। ओबीसीज को जब रिजर्वेशन दिया जाएगा 27% का गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, और वो जो होगी वो क्या काम करेगी, वो परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, उसका काम होगा कि वो ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन देखेगी। ओबीसीज के जो लिस्ट बनेगी ओबीसीज की, कि किसको कौन, मतलब ओबीसीज को अच्छे से वो रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओवर इंक्लूजन तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ज़्यादा ही रिजर्वेशन तो नहीं मिल रहा है, कोई मतलब ऐसे ओबीसीज को तो नहीं मिल रहा है जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़। फिर अंडर इंक्लूजन की क्या जो ओबीसीज जो डिजर्व करते हैं वो रिजर्वेशन टारगेटेड जो हमारे ओबीसीज है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं वो अंडर इंक्लूजन मतलब कहीं वो लोग ये तो नहीं रह गए, पीछे तो नहीं छूट गए वो लोग, उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस काम के लिए ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन के लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया। ये 1992 में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सुनाया गया था जजमेंट। फिर 1993 आया, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1993 में जैसा कि यहाँ पे बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन देखने के लिए, ठीक है, ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन देखने के लिए इन दी ओबीसी लिस्ट। तो वो उस काम के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक बिल पास की और एक नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस को बना दिया पार्लियामेंट ने, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने एक बिल पास करते हुए नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक नेशनल कमीशन बना दिया, परमानेंट नेचर का, स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाया है, 1993 में बनाया। फिर धीरे धीरे समय के साथ से क्या हुआ कि अभी रिसेंट कह सकते हो आप इस चीज़ को, रिसेंटली 2018 में क्या हुआ, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, यहाँ देखो 2018 में क्या हुआ, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। याद रहेगा, पहला कदम तो ये था, सरकार ने बोला कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है उसको हम लोग सराखों पे रखते हैं, हम लोग फिर बना दिए एक परमानेंट बॉडी। उसके बाद एक और चीज़ बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कि ओबीसीज जो होंगे उनको डिवाइड किया जाएगा क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में। तो उसके लिए एक रामनंदन कमेटी बैठाया गया और उसका काम जो था, रामनंदन कमेटी का काम क्या था कि क्रीमी लेयर को वो आइडेंटिफाई करेगा, क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने का काम था रामनंदन कमेटी का, ठीक है, ओबीसीज के अंदर, ठीक है, ये सब चीज़ था। और 1993 में ये रामनंदन कमेटी ने अपने रिपोर्ट को भी दे दिया था और एक्सेप्ट किया गया था सरकार के द्वारा इस चीज़ को। फिर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इज नॉट कवर्ड बाय आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर वहाँ कवर नहीं है तो अभी कर देते हैं 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसको याद कैसे आप लोग रखोगे, 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए, ठीक है, नहीं इसको सब क्लॉज नहीं कह सकते आप लोग, इसको 16 क्लॉज 4 ए कह सकते हो आप लोग, ठीक है, 16 क्लॉज 4 ए। 16 क्लॉज 4 ए जब भी ये इस तरीके से लग जाती है ना कोई वर्ड ए बी सी, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको ऐड किया गया, वो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, वो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसको ऐड किया गया है बाद में। तो इसको ऐड किया गया 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कैसे याद रखोगे आप लोग इस चीज़ को, 77th मतलब 7, हिंदी में कुछ और बोल सकते हो लेकिन हिंदी में इसको कुछ और बोलेंगे 77 को, शायद मेरी थोड़ी सी हिंदी मुझे नहीं आती है, बट 77 शायद, ठीक है। बट अगर इसको आप लोग इस तरीके से देखो तो 7 कह सकते हो। तो 7 ही सरकार ने, पार्लियामेंट ने क्या किया कि 16 क्लॉज 4 के 7 ही चिपका दिया 16 क्लॉज 4A को, ताकि अब दिख जाए सुप्रीम कोर्ट को कि ये देखो अब तो दिख रहा है ना आप लोगों को, एक्सप्लिसिटली दिख रहा है ना मेंशन अब,
ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आसपास ही होगा, 1992 में जजमेंट सुनाया था, तो ये अगर ये ईयर याद नहीं भी रहती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रहती है तो काम बन जाएगा। 1995 में अगर आपको याद करना हो तो 1985 में 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 में सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया कि मतलब सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट से एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करवाया और 16 क्लॉज 4A को ऐड किया और उसमें मेंशन किया क्या, रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 16 क्लॉज 4 जो है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को कवर नहीं करता, तो 16 क्लॉज 4A में क्या किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, 77 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा बोला गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी अलाउ कर दिया गया। बोला कि अब ये आर्टिकल अनेबल करेगा स्टेट को कि वो रिजर्वेशन दे, प्रमोशन में भी दे। रिजर्वेशन जो होगा वो प्रमोशन में भी होगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी तो वो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो प्रमोशन पहले रिजर्व कैटेगरी वाली की होगी, इस तरीके से कह सकते हो आप लोग। रिजर्वेशन होगी मतलब प्रमोशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका ये मतलब नहीं था कि पहले उनकी होगी, इसका मतलब ये था कि अगर प्रमोशन वाली 100 सीट्स निकली है तो उसमें से उसकी कुछ जो सीट्स जो होंगी ना, 100 सीट्स मतलब 100 सीट निकली है प्रमोशन के लिए और यहाँ पे नीचे कुछ ऑफिसर्स हैं मान लीजिए, उनको प्रमोट करके ऊपर भेजना है, उनका प्रमोशन करना है, तो वो 100 सीट्स जो निकली हैं प्रमोशन करने के लिए, तो उसमें से कुछ रिजर्व सीट्स जो होंगी ना वो उनके लिए प्रमोशन में भी रिजर्व कर दिया गया क्योंकि वो 100 सीट्स में भी कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ही प्रमोट होंगे। ये है इसका मतलब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। बट ये जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किया गया ना वो SCs और STs के लिए किया गया था, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, SCs और STs के लिए किया गया यहाँ पे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। फिर ये क्या किया गया बाद में, 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ऐड किया गया। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल ऐड किया गया कि जब भी प्रमोशन का बात होगा तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी देख करके प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 85th के बार उसको ऐड किया गया था उसमें। अब हम बात करते हैं 16 क्लॉज 4B। ये क्या है 16 क्लॉज 4B? ये बात करती है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कैरी फॉरवर्ड रूल का बात किया था, 50% सीलिंग का बात किया गया था। इसको आप मिला करके देखो, ठीक है, 50% सीलिंग और कैरी फॉरवर्ड रूल को। तो अब पार्लियामेंट ने क्या किया कि ये एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया, 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया, 2000 में पास किया गया है। ठीक है, ये 2000 में पास किया गया है। ठीक है, 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और इसके थ्रू पार्लियामेंट ने एक न्यू प्रोविज़न ऐड किया 16 क्लॉज 4B। और उसमें क्या किया गया आपको याद करने के लिए, अच्छा मैं बता दी उसको। 16 क्लॉज 4B, बी आप लोग ऐसे लिख रहे हो ना, ये बी आपने ऐसे लिखा बी, उसको हम लोग इस तरीके से जैसे बांट सकते हैं, वही हो गया 8। बी वाला जो प्रोविज़न है वो बी नहीं लग रहा है 8 जैसा, ये 8 जैसा। ठीक है, तो ये 8 और ये 81st, वो जो 1 दिख रहा है आपको, ये 1 उठा करके अगर हम लोग इस तरीके से इस पे चला दें 8 पे, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो उस तरीके से आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हो कि 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का अगर मैं बात करूँ तो 2 पार्ट में वैकेंसीज को बांटने की बात की गई है इसके द्वारा। 2 पार्ट में क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 ने क्या किया, 2 पार्ट्स में वैकेंसीज को बांटा। 2 पार्ट्स का क्या मतलब है, अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ द प्रीवियस ईयर और वैकेंसीज ऑफ द प्रेजेंट ईयर। पिछले साल जो भी अनफिल्ड वैकेंसीज थी उसको आप एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ वैकेंसी के तौर पे ट्रीट करोगे, और वैकेंसीज ऑफ द प्रेजेंट ईयर, इस साल वाली वैकेंसीज पे भले आप 50% सीलिंग लगा लो, बट इसको और इसको मिला करके 50% सीलिंग नहीं होगी। इसका ये मतलब है साफ साफ 8 को, ये मतलब मेरा 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 1 को उठाया 8 पे चलाया, 2 हिस्सों में बट गया। तो उस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि 2 कैटेगरी ऑफ वैकेंसीज का बात किया गया है। मतलब जो वैकेंसीज भी होंगी ना वो 2 कैटेगरी की होंगी। एक तो वो जो प्रीवियस ईयर वाली थी जो बच गई थी, अनफिल्ड वैकेंसीज थी, उसको आप एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पे ट्रीट करो। इस प्रोविज़न के द्वारा यही कहा गया है कि वो वैकेंसी को जो प्रीवियस ईयर की थी उसको एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, और ये जो प्रेजेंट ईयर वाली होगी उसको एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ वैकेंसी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50% सीलिंग ये नहीं होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए, तो इस प्रोविज़न के मुताबिक वो 50% सीलिंग इसको और इसको मिला के नहीं लगेगा। वो जो 10 सीट जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, वो 10 सीट और ये जो अब 100 वैकेंसीज आई है उस पे मिला करके आप ये चीज़ को नहीं लगाओ।
आपको लगाना है वो 50% सीलिंग, तो ये प्रेजेंट ईयर वाले वैकेंसीज पे लगा दो। प्रेजेंट जो ईयर पे, जो प्रेजेंट ईयर में जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसमें जो भी रिजर्व किया जाएगा सीट्स को उसमें लगाओ। बट वो जो उधर से आई है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी जो पहले एग्जांपल दिया उसी को लेते हैं कि वो 10 सीट्स जो बच गई थी, अनफिल्ड थी वो वैकेंसी, तो वो जो इस साल आएगी ना तो वो 10 रहेंगी, बट वो आप 10 को उस 100 के साथ मिला करके 50% वाली सीलिंग नहीं लगाओगे और 50% वाली सीलिंग लगा करके कहोगे कि नहीं नहीं ये हो गया। इसके मुताबिक 16 क्लॉज 4B के मुताबिक ये जो 50% सीलिंग लगेगी ना वो 100 सीट्स जो अभी आई है ना प्रेजेंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ उस पर लगेगी, ना कि वो जो प्रीवियस ईयर से 10 सीट्स उठ करके आ रही थी अनफिल्ड वैकेंसी उसको मिला करके इस पूरे पे नहीं लगेगी ये 50% सीलिंग। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कुछ छूट तो नहीं रहा, अभी नहीं छूट रहा, तो मैं इसको इरेज करती हूँ क्योंकि हमारा अभी 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6 ये सब चीज़ बाकी है, तो उसको 15 में बोल रही हूँ। 16 क्लॉज 5, 16 क्लॉज 6 बाकी है। हमने 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 4 ये सब कवर कर लिया अच्छे से। आर्टिकल 16 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब ये देखिए 16 क्लॉज 5, आप एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे प्रोविजंस थे जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे। बाद बाकी वाले जो हमारे थे 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6 जो है वो ऐड किया गया था, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के द्वारा वो एड ऑन किया गया है बाद में। 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6, ये ठीक उसी प्रकार से हमारा जो अभी तक हमने आर्टिकल 16 में पढ़ा, आर्टिकल 5 ऐसे प्रोविजंस थे ना जो कि ओरिजिनली आर्टिकल 16 में थे। कौन कौन से थे? आर्टिकल 16 क्लॉज 1 था, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 था, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 था, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 था, आर्टिकल 16 क्लॉज 5 था। ये सारे थे ऑलरेडी। बाद में कौन कौन से ऐड किए गए? 16 क्लॉज 4A, ठीक है, फिर 16 क्लॉज 4B, फिर 16 क्लॉज ये 16 क्लॉज 6 ऐड किया गया था। 16 क्लॉज 4A जो है वो कैसे ऐड किया गया था? हमारा साथ साथ चिपका दिया था साथ साथ चिपका दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि अब सुप्रीम कोर्ट को दिखेगा कि ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी अलाउ करेगा अब। ठीक है, फिर 16 क्लॉज 4A हो गया हमारा 77 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1995 के द्वारा। 16 क्लॉज 4B हो गया, बी आधा आधा हिस्सा में 2 कैटेगरीज ऑफ वैकेंसीज का बात किया जिसने 81st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2000 के द्वारा ऐड किया गया 16 क्लॉज 4B। एंड 16 क्लॉज 6 का अगर मैं बात करूँ तो ये जो EWS रिजर्वेशन जो दिया गया है वो हाँ जैसे कि हमने 15 वाले में भी पढ़ा था वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा भी दिया गया था। और उसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था। जब भी EWS रिजर्वेशन का आएगा तो ई कैसे आप लोग लिखते हो? ई ऐसे लिखते हो ना, ई उसी तरीके मतलब ई अगर ऐसे लिखते हो, बहुत लोग ई इस तरीके से लिखता है, यहाँ से मैच हो जाएगा, और 3 तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हो कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा 2019 में EWS रिजर्वेशन दिया गया था। चलिए अब हम लोग 16 क्लॉज 5 को देख लेते हैं। ये क्या कहती है कि लॉ में रिक्वायर इनकम्बेंट ऑफ द ऑफिस रिलेटेड टू द रिलीजियस और द डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एक कानून है, ठीक है, वो कह सकती है, उस कानून में एक इस प्रकार का प्रोविज़न हो सकता है कि अगर कोई एक ऐसी ऑफिस जो कि रिलीजियस और डिनोमिनेशनल अफेयर से रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी ऑफिस, क्या मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी बड़ी जो टेम्पल है राम मंदिर की ही, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऐसा है, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा मंदिर है कोई, वहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी होते हैं, वो तो सरकार देख लेती है, लेकिन बहुत सारे रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जो चीज़ें जुड़ी होती है, तो उनका जो इनकम्बेंट होगा ऑफिस का, मतलब उस ऑफिस को जो होल्ड करेगा जो कि सारे रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करे, ठीक है, तो वो जो बंदा होगा ना, हो सकता है कि वो जो कानून हो वो क्या है कि वो जो इंसान होगा जो कि इनकम्बेंट होगा उस ऑफिस को होल्ड करेगा, वो ज़रूरी है कि उसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करे। तो ये एक प्रकार का आपको डिस्क्रिमिनेशन टाइप्स लग सकता है कि देखो यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसलिए तो एक्सेप्शन कहा जाता है ना बाद बाकी वाले प्रोविजंस को। तो आप इसको एक्सेप्शन भी मान सकते हो कि 16 क्लॉज 5 क्या कहती है कि एक लॉ में रिक्वायर दैट that the incumbent of a office related to the religious or the denominational institution must
बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन और द डिनोमिनेशन। ठीक है, 16+5 समझ में आ गया। 16+6 मैंने बताया वो बात करती है कि गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब कि आपने देखा इंदिरा साहनी केस में बोला गया था कि नहीं, इसी चीज़ को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था, बट अब जाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है और ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी किया गया है। 16+6 प्रोवाइड करता है, EWS रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, 10% सीट्स को रिजर्व करने की मांग करता है, बात करता है किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 16 बहुत बड़ा था, तो इस वीडियो में खाली हम लोग आर्टिकल 16 ही किए। थैंक यू।